नमस्कार, मी अमरीन खान. एडीएन बातमीपत्रात आपले स्वागत. आता एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. कर्नाटक न्यायालयाने हिजाब प्रकरणी दिलेल्या निकालाबाबत समाजात असंतोष. निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार. जळगावच्या रस्त्याच्या कामामध्ये पाईपलाईन फुटल्याने बेरीबागचा पाणी पुरवठा खंडित. नागरिक संतप्त. 10वीच्या परीक्षांना ऑफलाईन पद्धतीने सुरुवात. विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण. आता सविस्तर बातम्या. एकीकडे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू असताना हिजाब प्रकरणी न्यायालयाने दिलेला निर्णय म्हणजे मुस्लिमांना पुन्हा एकदा प्रवाहातून मागे खेचण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप मुश्तबा फारूक यांनी एडीएन सोबत बोलताना लावलाय. देखिए, कोई कोर्ट हो या कोई माकूल बात हो, वो दलील से होती है. वो दलील से होती है. और जब किसी भी थ्योरी पर बात करें, किसी नज़रिए पर बात करें, तो उसको रेफ़र करने के लिए उसी का सोर्स इख्तियार करना पड़ता है. मज़ाहिब को इंटरप्रेट करना है तो मज़ाहिब के सोर्सेस से इंटरप्रेट किया जाएगा. और इस्लाम की बुनियाद है कुरान, और कुरान की ताबीर तफसीर है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत या सुन्नत या हदीस. जहाँ तक हिजाब का मामला है तो मुसलमानों के दरमियान इस पर इख्तलाफ नहीं है कि हिजाब लाजिम है या नहीं है. ये मुसलमानों के दरमियान एक मुत्तफ़िक़ा अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए कि इस्लाम की डायरेक्शन है कि हिजाब का एहतमाम करना चाहिए. हमारी समझ में नहीं आई कि कोर्ट का वो कौन सा सोर्स है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि इस्लाम में ये लाजिम नहीं है. और ये हमारे पर्सनल लॉस का इशू है, तो हमारे पास पर्सनल लॉ बोर्ड है और वो फौरी इसका नोटिस लेगा इंशाअल्लाह, और वो जाएगा ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में. लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों के इंटेंशन पॉलिटिकल है और वो पॉलिटिकल में भी इस कंस्ट्रक्टिव उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो पोलराइज़ करने की सियासत करते हैं. और सियासत करने के लिए उन्होंने टारगेट बना रखा है मुसलमानों को. हम इसको इस्लाम दुश्मनी से कम, इंसानियत दुश्मनी से ज़्यादा ताबीर करते हैं. तो देखिए, मुसलमान चाहे सबसे बड़ी माइनॉरिटी हो, लेकिन है माइनॉरिटी. और जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो भी कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को बहुत स्ट्रेंथन किया है. उनकी क़ुव्वत आज सर चढ़ कर बोल रही है. लेकिन हम ये समझते हैं कि उस क़ुव्वत का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. मुस्लिम दुश्मनी से कुछ सालों तक, एक नहीं 3 टेन्योर तक आप सत्ता में रह सकते हैं, लेकिन जब भी फितरत के ख़िलाफ़ करेंगे तो फितरत जो है वो अल्लाह से. हम तो अपना रेजिस्टेंस करेंगे, लेकिन अल्लाह भी अपना काम कर रहा है. और फितरत के ख़िलाफ़ जाएंगे तो मुँह की खाएंगे. लेकिन मिल्लत के साथ दिक्कत यही है कि उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस स्ट्रेंथ के साथ आज इनको ऑल ऑफ ए सडन रोक सके. इंस्टीट्यूशन सब जैसे अदालत है, ये इतनी एक मौक़र अदालत इस ताबीर का क्या जवाब देती है, किस बुनियाद पर उसने इसको इख्तियार किया कि इस्लाम में नहीं है. कौन से रेफरेंस के तहत बात करते हैं? दलील से बात कीजिए, मान लेंगे. नहीं तो दलील पूछिए. लेकिन भला अदालत है, उसको फ़ैसला करने के लिए कोई चैलेंज नहीं है. चैलेंज नहीं है तो आपका फ़ैसला सर आँखों पर. लेकिन अदालत जिस निज़ाम से चलती है, वही निज़ाम इस बात की इजाज़त देता है कि आपको जिस चीज़ से इत्मीनान नहीं है तो आप आगे बढ़िए. तो आगे जाएगी मिल्लत और इस लड़ाई को लड़ेगी. हम नहीं समझते कि हमारे हकूक़ छीन सकते हैं, और इनको उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट उसको डिनाई नहीं कर सकेगी. और आखिर में ये भी होगा कि अगर आप इस तरीके से पहले ही मुसलमान जो है यानी मेन स्ट्रीम में आने के लिए पूरी जस्तजू कर रहा है, फिर आप उसको पुश कर देते हैं, फिर वो जाके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आ जाए. इसका मतलब हम जो मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं, कॉलेजेस में आ रहे हैं, आप पुश करके डिसिप्लिन के नाम पर कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड ये इंस्टीट्यूशन का राइट है, तो इंस्टीट्यूशन के राइट को आप इंडिविजुअल राइट पर प्रिवेल कर रहे हैं. तो हमारे इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ाएंगे, लेकिन नतीजा ये होगा कि भारत में रहते हो हम भारत में नहीं पढ़ाएंगे, हमारा अलग से भारत में आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं.
हम आना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में, आप पुश करके ढकेलना चाहते हैं मार्टी इंस्टीट्यूशंस में। तो हम समझते हैं कि हम दोनों लड़ाई लड़ेंगे। हम अपनी बच्चियों को अपने इंस्टीट्यूशन देंगे कि वो पढ़ें, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि हमारा हक़ जो दस्तूर ने हमको दिया है दें और मेन स्ट्रीम में हम कंट्रीब्यूट कर सकें। हिजाब प्रकरणावर कर्नाटक न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत खासदार इम्तियाज जलील यांनी एडीएनशी बोलताना खेद व्यक्त केला असून सर्वांशी चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे देखील त्यांनी म्हटले आहे। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई एक अंतिम फैसला है। इसको नाराज़गी जताने का अधिकार मुझे इसी कर्नाटक हाईकोर्ट के एक सुप्रीम कोर्ट, जो देश का सुप्रीम कोर्ट है, उसी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज जो थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस JS वर्मा, उन्होंने एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। यानी कि इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत महान है लेकिन वो गलती नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये तो कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट है। हम ये समझ रहे हैं कि आज इस मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि अगर कोई बच्ची स्कूल या कॉलेज के अंदर हिजाब पहन कर आ रही है तो वो हिजाब नहीं है बल्कि कोई बम लेकर आ रही है और वो बम फोड़ने वाली है करके इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। उसको इस तरह से धर्म के चश्मे से और कम्युनल नज़र से है तो देखा गया, पॉलिटिकल के ऊपर है तो रोटियां सेकने की कोशिश की गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसी मुल्क के अंदर सच्चर कमीशन तो तकरीबन 20 साल हो गए हैं, उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन, उसके बाद महमूद उर रहमान कमीशन, कुंडू कमेटी, ये जितने भी कमीशंस थे ये सरकार द्वारा अपॉइंटेड कमीशंस थे जिन्होंने मुसलमानों के सोशियो एजुकेशन पॉलिटिकल इनका क्या स्टेटस है इसकी स्टडी करने के लिए, और हर एक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर एक बात जो कॉमन बताई वो ये थी कि मुसलमानों का एजुकेशन परसेंटेज सबसे कम है और सबसे ज़्यादा अगर कोई कम पढ़े लिखे अगर कोई बच्चियां हैं सभी जाति धर्म और मजहब के तो वो मुस्लिम बच्चियां हैं। और ऐसे में हमने मुस्लिम बच्चियों को जब एनकरेज कर रहे हैं, हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जाओ स्कूल के अंदर जाओ, कॉलेजेस के अंदर जाओ, पढ़ो, क्योंकि तुम पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। जब हम उनको ये कह रहे हैं तो अब अदालत ये कहती है कि नहीं तुम आओ, तो हम जो कपड़े पहन कर, देखिए यूनिफॉर्म कोड हो सकता है स्कूल के अंदर कॉलेजेस के अंदर, उसका आदर करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्ची अपना सर ढक कर आना चाह रही है, कोई हिजाब पहन कर आना चाह रही है तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? और अगर आप उसको रोक रहे हैं तो जिस पार्लियामेंट के अंदर मैं जाकर बैठता हूँ जहाँ पर इस मुल्क के कानून बनाए जाते हैं, वहाँ पर कई मेरे ऐसे राजपूत समाज की, कई मेरे ऐसे राजस्थान से आई हुई बहनें हैं जो अपने सर के ऊपर का घूंघट है तो हटाती नहीं है, वो वहाँ पर बैठती है, घूंघट के साथ बैठती है, उन्हीं के बाजू कोई शलवार शर्ट के अंदर बैठता है। उसमें आज सड़क के ऊपर देख लीजिएगा कई बच्चियां हमारे को ऐसी है जो शॉर्ट्स के अंदर मिलेगी, जो जीन्स पहनकर घूमती है, जो फटी हुई जीन्स पहनकर घूमती है, जो स्कर्ट पहनकर घूमती है, जो साड़ी पहनकर घूमती है। क्या उनके धर्म में लिखा हुआ है कि तुम शॉर्ट्स पहन के जाओ? क्या उनके धर्म में लिखा हुआ है तुम फटी हुई जीन्स पहन के जाओ, स्कर्ट पहन के जाओ? किसी के धर्म के अंदर नहीं है। अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने कल्चर का एक हिस्सा होता है, और हिजाब भी अगर मुस्लिम बच्चियों के कल्चर का हिस्सा है, वो अपने आप को ढक कर आना चाह रही है, तो अदालत ने तो उठाकर फेंकना चाहिए था पिटीशन और कहना चाहिए था तुमको जो पहन कर आना है आओ, लेकिन पढ़ो। ये ना करते हुए हाईकोर्ट ने तो उन लुच्चे लफंगे जो उन बच्चियों को हैरान कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, मानो उनको समर्थन किया है एक तरीके से कि तुम जो कर रहे थे वो सही है, अब इसके ऊपर बैन लगाया जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब जो हाईकोर्ट का पूरा जजमेंट पढ़ेंगे और बाकी सभी जितने भी कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन्स है, इंडिविजुअल्स हैं, उनके साथ चर्चा कर सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। आगामी रमजान महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात पिण्याचे पाणी, रस्ते याबरोबरच विविध नागरी समस्या सोडवण्यात याव्या अशी मागणी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने महानगरपालिका प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली असून त्यांच्या मागण्यांबाबत शहर अध्यक्ष हिशाम उस्मानी यांनी एडीएसशी बोलताना माहिती दिली। जो चर्चा थी आज की वो इस विषय में थी कि शहर की जो दुरावस्था है, जैसे रास्तों में इस वक्त आप देखते हैं कि जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, पानी 10 से 10 दिन आड़ के ऊपर जो है तो आता है शहर के अंदर। कई जगहों पे गंदा पानी आता है ड्रेनेज का, और पानी जो पीने का पानी की लाइन्स हैं वो कहीं ना कहीं मिक्स होके पानी आ रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में मुस्लिम समाज का एक पवित्र महीना रमज़ान शुरू होने वाला है, उससे
निगड़ित कुछ प्रश्न थे। ये सारे विषयों पे हमारी उनकी चर्चा होनी थी, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कमिश्नर साहब को अपना आराम और अपनी नींद प्यारी नजर आई और उन्होंने बिल्कुल भी जनता के प्रश्नों के ऊपर ध्यान देने से उसको अवॉइड किया अपने आप को सामने लाना। इस बात का हम निषेध करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसे प्रशासक की औरंगाबाद शहर से तुरंत बदली की जाए। किसी जिम्मेदार इंसान को यहाँ के शहर की बागडोर सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि 2 साल से यहाँ पर आज महानगर पालिका में नगर सेवक नहीं है, सभागृह खाली है और वो जो भी कोई रीज़न हो, कोर्ट हो या कोरोना हो, जो भी रीजंस की वजह से हमारी महानगर पालिका जो है वो बिना नगर सेवक के चल रही है, प्रशासक के भरोसे। लेकिन जिस प्रकार की दुर्अवस्था शहर की हुई है उसके लिए हमारा ये मानना है कि ये शहर की जो बागडोर है महानगर पालिका की, ये किसी जिम्मेदार व्यक्ती के हात में दी जानी चाहिए। बेरीबाग परिसराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईन रस्त्याच्या कामात फुटल्याने या भागातील पाणी पुरवठा बंद झाला होता। पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याच्या मागणीसाठी स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले। हर्सुल भागालगत असलेल्या बेरीबाग परिसरातील पाईपलाईन रस्त्याच्या खोदकामांमध्ये फुटल्याची घटना नुकतीच घडली। जळगाव रस्त्याचे काम सध्या सुरू आहे। या कामादरम्यान खोदकाम करीत असताना बेरीबाग भागाला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईन फुटल्या, त्यामुळे बेरीबाग भागात पाणी पुरवठा बंद झाला। या परिसरातील नागरिकांनी एकत्र येत संबंधित जबाबदार असलेल्या MSRDC विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी पाचारण केले। संबंधित रस्त्याचे कंत्राटदार आणि विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधून संबंधित कामाबाबत नागरिकांचे समाधान केले। त्यानंतर नागरिकांनी आंदोलन मागे घेतले। यावेळी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते युनुस पटेल, चेअरमॅन अयूब पटेल, नासिर सिद्दीकी, फेरोज खान यांच्यासह परिसरातील नागरिकांची यावेळी उपस्थिती होती। ये जो बेरीबाग कई दिन से पानी के लिए पहले तो परेशान थे। जब ये रोड गया, रोड में जो बहुत से जो नल कनेक्शन थे कारपोरेशन के वो भी कट गए। तो आज जो है 1-2 महीने से पानी की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी थी और इन्होंने इसमें एक फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द एक पाइपलाइन जो हर्सुल टी पॉइंट है, टी पॉइंट से लेके ये पूरे बेरीबाग के लिए एक नई कनेक्शन दिया जाएगा और उसमें से लोगों को कनेक्शन पानी का पूरे बेरीबाग के लिए वहाँ तक के जो है पाइपलाइन के उन्होंने वादा किया। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये पानी की पाइपलाइन डाली जाएंगी और बेरीबाग को पानी मिलेगा। 15 साल से बस्ती को जो है आज तक महानगर पालिका से पानी नहीं मिला है और अभी 4 दिन से आवाज़ चल रहा है पानी के बारे में। तो जो वार्ड नंबर जो बाजू में 6 जो यूनुस मोतीवाला का जो बंगला, इधर से पानी, इधर से कुछ लोगों ने 50 से 60 कनेक्शन लिए हैं। ये पूरा पानी का टैक्स भरते हैं। तो रोड का जो काम चालू है, RK चौहान साहब जो काम कर रहे हैं रोड का, तो ये एक रोड के वजह से इनके जो पाइपलाइन जो डाली भी है कनेक्शन, तो ये टूट गए हैं। तो इसलिए 4 दिन से 5 दिन तक का पानी बंद है। तो इस इलाके के सभी तमाम बेरीबाग वालों ने मांग नहीं की कि हमको पैटर्न का पानी मिलना चाहिए। इधर जो टाकी है मयूर पार्क की, इसमें बहुत बड़ा एरिया है, भगत सिंह नगर है, मयूर पार्क है। तो इधर से कनेक्शन अगर लेते तो पूरे 9 गलियों को पानी नहीं मिलेगा। ये एक गली का मसला नहीं है, एक गली को मिलना, 2 को मिलना, 9 को पानी मिलना चाहिए। लेकिन हर्सुल गाँव को एक दिन पानी दे रहे तो बेरीबाग को भी एक दिन पानी देना चाहिए। यही हमारी भी मांग है और लोगों की मांग है। अगर कारपोरेशन पानी देने में नाकाम रहेंगी, अभी पद्मी साहब ने वादा किया हम पानी देंगे, अगर ये पानी नहीं देंगे 8 दिन में 15 दिन में, तो मेरे ओर से और बेरीबाग के ओर से हम निवेदन देंगे कारपोरेशन को और यहाँ पे हम पाणी देने की पूरी कोशिश करें। बातम्या अजूनही आहेत, मात्र वेळ होत आहे एका छोट्याशा ब्रेकची। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा ADN। औरंगाबाद छावनी परिषद के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद द्वारा ई-छावनी पोर्टल पर ट्रेड लाइसेंस, M-कलेक्ट, पट्टा नवीनीकरण, जन शिकायत निवारण, ऑनलाइन भुगतान, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी एवं सीवरेज संबंधन हेतु ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। नागरिकों के लिए ई-छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान हेतु निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध कराई गई है: नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, UPI QR कोड, डेबिट कार्ड। अतः औरंगाबाद छावनी के सभी निवासियों के एहतियात द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु उक्त पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान हेतु का उपयुक्त विकल्पों का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए छावनी परिषद कार्यालय में संपर्क करें। सभी छावनी वासियों से अपील की जाती है कि अपना घर टैक्स, पानी पट्टी टैक्स और कमर्शियल टैक्स छावनी परिषद में
जल्द से जल्द अदा करे। ये अपील छावनी परिषद सीईओ विक्रांत मोरे इन्होंने की है। ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत। 12वी नंतर आता 10वीच्या परीक्षेला मंगळवारपासून सुरुवात करण्यात आली असून ऑफलाईन पद्धतीने होणाऱ्या या परीक्षा 2 सत्रात घेण्यात येत आहे। परीक्षेसाठी प्रशासनामार्फत योग्य त्या उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या 10वीच्या परीक्षेला मंगळवारपासून सुरुवात झाली आहे। यावर्षी औरंगाबाद विभागातून 1,84,329 विद्यार्थी परीक्षेला बसले आहेत। राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून 10वीच्या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश पत्र उपलब्ध करून देण्यात आली होती। विद्यार्थ्यांनी 10वीचे पेपर सुरू होण्यापूर्वी 30 मिनिटे परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहणे अनिवार्य करण्यात आले होते। ही परीक्षा 2 सत्रात पार पडणार आहे। सकाळच्या सत्रात परीक्षा 10:30 ते दुपारी 2 पर्यंत, तर दुसऱ्या सत्रात दुपारी 3 ते सायंकाळी 4:15 वाजता परीक्षा घेतली जात आहे। परीक्षा घेताना कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करण्यात येत आहे। कोरोना संसर्ग लक्षात घेता परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवण्यात आली आहे। परीक्षेसाठी यंदा विभागात 626 मुख्य केंद्र आहेत, तर 2,614 उपकेंद्र निश्चित करण्यात आली आहेत। 10वीच्या परीक्षेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता। प्रशासनामार्फत परीक्षेसाठी योग्य त्या सर्व उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत। एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर काही कर्मचारी संघटना अद्याप ठाम असून त्यांच्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनात राज्यभरातील सुमारे 2,000 कर्मचारी पुन्हा सहभागी झाल्याचा दावा स्थानिक आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी एडीएन सोबत बोलताना केला आहे। आज औरंगाबाद विभागामध्ये दुखवट्यामध्ये बरेचसे कामगार हे पुन्हा दुखवट्यामध्ये सामील झालेले आहे आणि आत्ताच माहिती मिळालेली की संपूर्ण महाराष्ट्रातून कमीत कमी 2,000 कामगार हे पुन्हा दुखवट्यात परतलेले आहे। या एस टी महामंडळाच्या जुलमी कारवायासाठी हा जो लढा चालू आहे विलिनीकरणाचा, आणि विलिनीकरण फार महत्त्वाचे असल्याकारणाने सर्व कामगार आजही त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे। त्यामुळं जे कामगार पुन्हा दुखवट्यात आलेले आहे महाराष्ट्रभरामधून त्यांचं औरंगाबाद विभागातर्फे स्वागत। आणि हा जो काही दुखवटा चालू आहे माननीय उच्च न्यायालयामध्ये जो काही प्रकरण चालू आहे, दिनांक 11 मार्च रोजी माननीय न्यायालयानं स्पष्टपणे आदेशित केलेला आहे की कुठल्याही प्रकारच्या कारवाया कामगारावर करण्यात येऊ नये, झालेल्या कारवाया रद्द कराव्या। तरीसुद्धा एस टी प्रशासन माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावणी घालून आजही कामगारावर कारवाया चालू आहे। तरी यांना आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून कुठेतरी आळा बसावा या उद्देशाने आम्ही आज पुन्हा कामगार इथे एकत्रित झालेलो आहोत आणि हा आमचा लढा असाच पुढे चालू राहणार आहे। पथविक्रेत्यांवर मनपा अतिक्रमण पथकाद्वारे केलेल्या हल्ल्याची चौकशी करून संबंधितांना निलंबित करावे यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन जळगाव रोड येथून पदयात्रा काढून आज 7व्या दिवशी देखील मनपा कार्यालयात सादर करण्यात आले। दिनांक 8 मार्च रोजी N11 SBOA शाळेसमोरील पथविक्रेत्यांवर मनपा अतिक्रमण पथकाद्वारे केलेल्या हल्ल्याची चौकशी करावी व चौकशी होईपर्यंत संबंधितांना निलंबित करावे अशी मागणी शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियनच्या वतीने करण्यात आली आहे। या मागणीसाठी युनियनचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अभय टाकसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली दररोज जळगाव रोड येथून पदयात्रा काढून मनपा कार्यालयात निवेदन सादर केले जात आहे। मंगळवारी पदयात्रेचा 7वा दिवस होता। N11 SBOA शाळेसमोरील पथविक्रेत्यांवर हल्ला करणारे मनपा कर्मचारी नझर व इतरांची खातेनिहाय चौकशी करावी। चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निलंबित करावे। पथविक्रेता अभिषेक बनकर, संजय गायकवाड यांच्यावर उल्लेख केल्याप्रमाणे हातगाडी व इतर साहित्य तत्काळ परत देण्याचे आदेश द्यावेत। संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करून सदर पथविक्रेत्याला भरपाई द्यावी यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन प्रशासनास देण्यात आले। या मागण्यांसाठी रोज जळगाव रोड पासून पदयात्रा काढून मनपा प्रशासनाला निवेदन सादर केले जात आहे। या पदयात्रेचा मंगळवारी 7वा दिवस होता। यावेळी विजय रोजेकर, रेखा धुळे, अभिषेक बनकर आदींनी सहभाग घेतला होता। शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियन संलग्न आयटक तर्फे गेल्या 5 दिवसापासून N11 SBOA शाळेपासून TV सेंटर, पोलीस मेस, कटकट गेट, सिटी चौक मार्गे महानगरपालिकेच्या टाउन हॉल कार्यालयासमोर पदयात्रा काढण्यात येत आहे। 8 मार्च रोजी SBOA शाळेसमोरील पथविक्रेत्यांवर मनपा अतिक्रमण विभागाच्या
कर्मचाऱ्यांनी जो हल्ला केला, त्यांच्या हातगाड्या हिसकावून नेल्या, मोबाईल हिसकावून नेल्या, टोपले हिसकावून नेले, या विरोधात ही पदयात्रा आहे. अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना पथविक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार नसताना त्यांनी बेकायदेशीररित्या कारवाई केली आणि पथविक्रेता उपजीविका संरक्षण आणि विनिमय कायद्याप्रमाणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची जबाबदारी आहे पथविक्रेत्यांचं संरक्षण करण्याची. एका आयुक्ताला सांगायचं, उपायुक्ताला सांगायचं की संरक्षण करा आणि दुसऱ्या उपायुक्ताला सांगायचं त्यांच्यावर हल्ला करा, हे बरोबर आहे का, असा सवाल आम्ही महानगरपालिकेचे आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे यांना विचारतो. भालचंद्र नेमाने यांचं म्हणणं आहे की आयुक्तांना हे माहीतच नाही. आयुक्तांना हे जर माहीत नसेल तर गेल्या 5 दिवसापासून आम्ही निवेदन देतोय, पदयात्रा काढतोय, तरी देखील आयुक्तांना वेळ का नाही, असा आमचा प्रश्न आहे. 5 दिवसापासून हे सर्व जवळपास 53 कुटुंब उपाशी आहेत. याची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल महानगरपालिकेला आणि म्हणून दर दिवसा 1000 रुपये त्या सगळ्या कुटुंबांना त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. जोपर्यंत कारवाई होत नाही, जोपर्यंत अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं जात नाही, यांना नुकसान भरपाई दिली जात नाही, तोपर्यंत ही पदयात्रा सुरूच राहील असा इशारा आम्ही देत आहोत. आणि जर याकडे दुर्लक्ष केलं तर महानगरपालिकेच्या दारात आम्ही बाजार भरू, हाही इशारा आम्ही देत आहोत. महानगरपालिका आणि इकोसत्व एन्व्हायरमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने माझी वसुंधरा अंतर्गत काला दरवाजा येथे कुंडी मुक्त अभियान राबविण्यात आले. औरंगाबाद महानगरपालिका व इकोसत्व एन्व्हायरमेंटल प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या माझी वसुंधरा उपक्रमाअंतर्गत खाम नदी पुनरुज्जीवन अभियान सुरू आहे. त्या अंतर्गत घनकचरा प्रमुख सौरभ जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वार्ड अधिकारी सुरडकर, स्वच्छता निरीक्षक गौतम कांबळे, जवान इब्राहिम, रवी करंगुला, इकोसत्व सहसमन्वयक सुरेश घोरपडे, जितेंद्र भाले, रत्ना सुतार यांच्या मार्गदर्शनाखाली व स्वच्छता कर्मचारी यांच्या सहकार्याने झोन क्रमांक 1 वार्ड नंबर 22 यामधील कचराकुंडी मुक्त करण्याच्या उद्देशाने काला दरवाजा येथील सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी नागरिक कचरा टाकत होते व परिसर अस्वच्छ होत होता व सफाई कर्मचारी यांना वार्डमधील कचरा व्यवस्थापन करणे याकरिता अडचणी निर्माण होत होत्या, या ठिकाणी कुंडीमुक्त अभियान राबवून सौरभ जोशी यांच्या हस्ते झाडे लावून सुशोभीकरण करण्यात आले. शेवटी पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या. कर्नाटक न्यायालयाने हिजाब प्रकरणी दिलेल्या निकालाबाबत समाजात असंतोष, निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार. जळगावच्या रस्त्याच्या कामामध्ये पाईपलाईन फुटल्याने बेरीबागचा पाणी पुरवठा खंडित, नागरिक संतप्त. 10वीच्या परीक्षांना ऑफलाईन पद्धतीने सुरुवात, विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण. आणि याबरोबरच हे बातमीपत्र इथे संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत पाहत रहा ADN, औरंगाबादकरांच्या हक्काचं बातमीपत्र.